जय हिंद। कल हमने संतुलन की बात की कि जब अर्थव्यवस्था में संतुलन होगी तो आर्थिक क्रियाएं शुरू होती हैं और वहीं से चीजों का वस्तुओं का उत्पादन होता है और वही कीमत निर्धारित होती है जिसपे प्रोड्यूसर सप्लाई करता है और कंज्यूमर खरीदता है। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर होता है फिर प्रोड्यूसर होता है, इसका इक्विलिब्रियम होता है। तो आखिर क्यों होता है ये? और सबसे पहला सिद्धांत क्या है? हमने इसके बारे में चर्चा किया है कि जो डिमांड साइड है और जो सप्लाई साइड है, डिमांड साइड इज रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन और जो सप्लाई साइड है इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शन। जब दोनों जब उत्पादक और जो कंज्यूमर होता है, जब दोनों एक साथ किसी प्राइस पे और किसी मात्रा को खरीदने के लिए तैयार होता है और बेचने के लिए तैयार होता है, वहीं पे इकोनॉमी का संतुलन होता है और वहीं से आर्थिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में सबसे पहला थ्योरी है, वो सबसे पहली थ्योरी मार्शल ने दी थी, जॉन मार्शल। हाँ, जॉन मार्शल ने एडम स्मिथ से तो उन्होंने दिया था इसको, जॉन मार्शल। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसे हम मार्शल थ्योरी कहते हैं। मार्शल थ्योरी क्योंकि ये डिमांड साइड से रिलेटेड है, इसलिए जितनी भी थ्योरी उपयोगिता व्यवहार सिद्धांत है उसे हम मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। ये इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और जो मार्शल थ्योरी है इसके दो सिद्धांत, सबसे पहला है डिमिनिशिंग सीमांत उपयोगिता ह्रास नीति। सीमांत उपयोगिता ह्रास नीति सीमांत उपयोगिता ह्रास नीति। और दूसरा होता है सम सीमांत उपयोगिता नीति। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ये दो सिद्धांत हैं। इसके आने के उद्देश्य देखिए, अगर आप कोई भी फार्मूला पढ़े तो any formula, so we have to apply a formula and then this is n equal to y। और इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का अगर आविष्कार हो रहा है, कोई भी चीज आ रही है, कोई थ्योरी आ रही है, तो उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता इसीलिए हुआ है। इसीलिए n equal to y फार्मूला होता है नेसेसिटी इज मदर ऑफ इनोवेशन। इसको आप अप्लाई करें किसी भी थ्योरी में, आपके मेन कॉज को पता चलेगा। कोई भी थ्योरी आएगी, अगर इस थ्योरी में अगर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड में अगर दो थ्योरी आई है, जैसे सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नीति, सीमांत उपयोगिता ह्रास नीति और सम सीमांत उपयोगिता नीति, ये क्यों आई? तो सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई भी जो उसका उद्देश्य होता है, अगर कोई भी आदमी थ्योरी बना रहा है तो इसका अर्थ होता है उसका कल्याण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कल्याण, उसका लाभ होगा तभी तो कोई थ्योरी देगा, वो वैसे थोड़ी देगा, हानि के लिए इसको कोई नहीं सोचता है। तो इसके लिए थ्योरी है, तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इकोनॉमिक इज द आर्ट। इकोनॉमिक्स को दो तरह से विभक्त किया जाता है। सबसे पहला इकोनॉमिक्स इज द आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? कला है। इसका मतलब क्या है? आर्ट का अर्थ क्या होता है? एप्लीकेबल है। आप किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, किसी भी जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी थ्योरी नहीं, कोई भी थ्योरी उसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस। ये विज्ञान भी। तो विज्ञान, इसका मतलब क्या है? विज्ञान का ये होता है कि कोई भी सिद्धांत आ रहा है, कोई भी आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, तो ये उसके कारणों को बताता है कि कोई भी चीज क्यों हो रही है और उसके प्रभाव को बताता है और फिर उसमें सॉल्यूशन भी देता है। दैट्स व्हाई इसको हम आर्ट और साइंस दोनों बोलते हैं। ओके, अगर आप इसे अच्छे से समझें तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको समझ के दिमाग में अपने इमेज बनाएं। You have to create an image in your mind। तो उसके हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा जो साइंस की बात है, हम आपके थ्योरी पे आ रहे हैं। साइंस की बात है तो साइंस दो प्रकार की है। सबसे पहला है पॉजिटिव एंड सेकंड इज नॉर्मेटिव। इसे हम बोलते हैं सकारात्मक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान इसे बोलते हैं। नॉर्मेटिव को बोलते हैं
व्यवहारात्मक, इसे हम बोलते हैं नॉर्मेटिव और इसे पॉजिटिव। पॉजिटिव में अध्ययन क्या करते हैं, पॉजिटिव में अध्ययन करते हैं सिद्धांत को, वो थियरी जो किसी इकोनॉमिस्ट ने दिया है, उसके कारण है, उसके प्रभाव है, उसके सिद्धांत है, वो सारी थियरी हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं और इसके सारे प्रभाव को चर्चा करते हैं। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं, जो भी सिद्धांत है, जो भी थियरीज है, उसकी जांच करते हैं। जांच क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सिद्धांत है अगर आपके कार्य के लिए नहीं है तो वो बेकार है, इसको व्यवहार में लाने का प्रयास किया है इस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसीलिए हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, एडम स्मिथ के दो शिष्य, सबसे पहले थे मार्शल और दूसरे थे एसी टीबू। तो जो एडम स्मिथ के पहले शिष्य थे एसी टीबू, उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसके बारे में चर्चा की, किसी कल्याणवादी है तो साथ में जनक कहा जाता है। और दूसरा जो एडम स्मिथ के एक और शिष्य थे, एडम स्मिथ के जो शिष्य मार्शल, उन्होंने ये सारी चीजें दी और सारी चीजें उनके उसी अवधारणा पे आधारित है। किस अवधारणा में, जो एडम स्मिथ की बातें थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था क्या है, कल्याण का विज्ञान, मार्शल बोलते हैं अर्थव्यवस्था कल्याण का विज्ञान, और जो टीबू है वो मार्शल के शिष्य हैं, तो इसीलिए उन्होंने कल्याण को ही लेके चले। और जो एडम मार्शल है वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का कल्याण, तो किसी भी व्यक्ति का वेलफेयर है, वो एक चीज से निर्धारित नहीं होती है, उसकी आर्थिक पक्ष भी होते हैं, राजनीतिक पक्ष भी होते हैं, ये सारे कारण हैं। और जो उसमें आर्थिक कारण है क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस वेलफेयर, वो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक्स जिसे हम मुद्रा से माप सकते हैं। दैट्स व्हाई धन का इक्विलिब्रियम उसे पार्शियल इक्विलिब्रियम में दिया, यही कारण है। अब इनकी थ्योरी पे चलते हैं, पता चल गया कि क्यों आया, किस लिए आया, रीजन की, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों आया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्यों आया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो हम सिद्धांतों की बात करते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से जांच करते हैं। तो इनके दो सिद्धांत हैं और दो सिद्धांत से पाते हैं कि किसी भी सिद्धांत का जो मेन कॉज होता है, मेन रूट होता है, वो उसके एजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं। डोंट वेस्ट टाइम, अब बस पढ़ते रहिए, यू हैव कनेक्टेड बस। अब इसके अलावा सबसे पहला ये है कि उपयोगिता क्यों नहीं माना है। उपयोगिता, किसी उपयोगिता क्या होती है, किसी भी वस्तु या सेवा को कंज्यूम जब करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उससे जो संतुष्टि मिलती है उसी को हम उपयोगिता बोलते हैं। तो उसी उपयोगिता के आधार पे, क्योंकि इन्होंने कल्याण माना है तो उस कल्याण का मापन करते हैं, अपने सिद्धांत का मापन करते हैं, उससे जो उपयोगिता मिलती है उसका मापन करते हैं। तो इसीलिए पहली मान्यता ये है कि उपयोगिता संख्यावाचक, कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता को इन्होंने क्या माना, क्रमवाचक माना। नंबर सेकंड ये मानते हैं मुद्रा के मूल्य को स्थिर माना, कि अगर कोई भी मुद्रा है तो उसका मूल्य फिक्स है, उसकी एक वैल्यू वेरिएबल नहीं हो रही है, उसकी क्या है, फिक्स है। इन्होंने क्या किया, मुद्रा का मूल्य स्थिर है। नंबर थर्ड रेशनल, जो उपभोक्ता होता है वो अपने लाभ हानि के लिए खुद जिम्मेदार होता है, कार्य करते हैं, वो निर्णय लेने में सक्षम है। तो उपभोक्ता क्या है, विवेकपूर्ण है, विवेकपूर्ण। मुख्य रूप से ये मान्यताएं हैं और यही मान्यताएं हैं जिसका क्रिटिसिज्म हुआ बाद में हिग्स ने इसका क्रिटिसिज्म किया, इसकी आलोचना की और फिर अपने सिद्धांत को दिया, इसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर लो। इन सिद्धांतों के एजम्पशन के आधार पर इन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता। सबसे पहला सिद्धांत हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें होता क्या है, बस आप फिगर को ध्यान रखिए, तो रेगुलेटर फिगर इनमें वॉल्यूम फिगर ये बोलते हैं, ये है एक्स एक्सिस, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु को उपभोग करते हैं, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है
संतुष्टि होती है वो धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए हम टोटल उसे मिलने वाली कुल उपयोगिता है वो कम होती है, और जैसे ही कम होती है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती है, टोटल उपयोगिता बढ़ती है। तो यहाँ से हम लेते हैं, अब इसको माइनॉरिटी यूटिलिटी यहाँ से लेते हैं, यहाँ से क्यों लेते हैं? सबसे पहले ये होता है कि अगर किताब में हमने इसलिए इसको खींचा है क्योंकि आपकी किताबों में यहाँ से नहीं दिया है, ये यहाँ से दिया है, यही से दिया है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का थोड़ा सा उपभोग करते हैं तो उसकी इच्छा बढ़ती है, तो इसका जो सिद्धांत है इसका खंडन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ से लेते हैं। इसीलिए हम इसको यहाँ से लेते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन है यहाँ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलियन का बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई एक टुकड़ा किसी भी चीज का खाया, किसी भी चीज का अगर एक टुकड़ा खाएंगे तो उसकी और भूख बढ़ेगी, उसकी और भूख बढ़ेगी। लेकिन अगर आप खाते चले, 2 खाए, 4 खाए, 5 खाए, तो आपकी संतुष्टि की लेवल कम होगी। जो संतुष्टि की लेवल कम होगी इसी को हम बोलते हैं, इसकी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है? ये किसी भी वस्तु पे अगर आप किसी भी चीज का उपभोग कर रहे हैं तो वर्तमान में जो उपभोग है, जो वर्तमान का बाइट ले रहे हैं, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और उसका जो कुल उपभोग है, उसको जो पूरा वस्तु अगर आप उसको उपभोग कर रहे हैं या खा रहे हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है वहीं पे सीमांत उपयोगिता क्या होती है? 0 होती है, 0। और यही से कांसेप्ट आया टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसको फिगर बनाते हैं, आप नोट इट, आप इसको लिख लें, और यहाँ पे आप लिखें क्वांटिटी, किसी वस्तु की मात्रा, और यहाँ पे लिखें उसकी यूटिलिटी उपयोगिता, और फिर इस फिगर को अपने माइंड में सेट करें, आपको सारी चीजें उसको अपने आप रिव्यू होने लगेंगी। तब हम इससे उन्होंने जब ये बताया तो उन्होंने माना है कि मुद्रा की उपयोगिता है स्थिर है, दैट्स व्हाई जो वस्तु की कीमत है वो भी स्थिर है। उससे आप वस्तु जब खरीदते हैं तो उसका जो वस्तु की कीमत है वो भी स्थिर है। इसीलिए मुद्रा की कीमत स्थिर है तो वस्तु की कीमत भी स्थिर होगी ही होगी। ये देखिए, और जब कोई भी चीज स्थिर होती है, स्टेबल होती है, तो हम कहते हैं लीनियर सुविधा है, लीनियर रेखा, क्या बोलते हैं? पी। ये पी क्या है? ये वस्तु की कीमत है, ये x वस्तु की कीमत है, जो ये दिखा रहा है कि आप कितना भी क्वांटिटी बढ़ाएं, क्या हो रहा है? क्वांटिटी आप कितना बढ़ाएं, कीमत है किसी वस्तु की। जैसे समझ लीजिए आप 10 रुपया है आपके पास, 10 रुपये में कोई चीज मिल रहा है, लेकिन अगर आप उसे 10, उसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो आप 50 खरीदें, उसका कीमत आपको 10 रुपये ही देगा। इसी को हम बोलते हैं प्राइस स्टेबल। एग्जांपल में आप समझिए अगर आप पेन ले रहे हैं, 5 रुपए का पेन है, और एक पेन अगर 5 रुपए में मिल रहा है तो अगर 50 पेन लेंगे तो भी 5 रुपए, 5 रुपए ही आपको मिलेगा। बस उसका मतलब यही है, पैरेलल बनेगा। तो मुद्रा का मूल्य क्या है? स्थिर है। दैट्स व्हाई वस्तु का मूल्य वो भी स्थिर है, वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर है। अब हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता में इसके पहले वाले जो फिगर में लिखा था सीमांत उपयोगिता स्थिर है, दैट्स व्हाई यहाँ से सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। ऐसे हमने भी दिखाया है कि किस प्रकार सीमांत उपयोगिता गिरती है। तो जहाँ सीमांत उपयोगिता गिरती है इसलिए हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये डिमांड है, किसी भी वस्तु की डिमांड है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? किसी भी वस्तु की डिमांड। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी भी वस्तु का अगर आप खरीदते हैं तो आप भुगतान उसका किसके अनुसार करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी का, मार्जिनल सीमांत उपयोगिता के आधार पे कितना आपको सीमांत उपयोगिता से कितना संतुष्टि मिल रही है वास्तव में, उसी के हिसाब से आप डिमांड करते हैं। और इन्होंने इक्विलिब्रियम का कंडीशन दिया था, इक्विलिब्रियम का कंडीशन इन्होंने क्या दिया कि जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x वस्तु, x क्या है? x वस्तु, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x px हो जाएगा, अर्थात जो वस्तु की कीमत हो जाएगी, और जहां मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात जो सीमांत उपयोगिता हो जाएगी उस वस्तु की, जहां दोनों बराबर होंगे वहीं क्या होगा? प्राइस का निर्धारण हो जाएगा, कीमत p डैश और क्वांटिटी q डैश। तो कीमत का निर्धारण हो जाएगा और क्वांटिटी का
निर्धारण होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतने प्राइस पे जो उपभोक्ता है वो खरीदेगा, कितनी मात्रा खरीदेगा, इतनी मात्रा, ठीक है। इसके कहने का मूल मकसद ये है। तो बस उसकी कीमत पैरेलल बनाया है। स्थिर का मतलब ये है कि क्वांटिटी कितना भी बढ़ेगा, इसका जो प्राइस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यू हैव एकदम एंजॉय करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझिए, बस समझना है, पढ़ना नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है इसका, इसके जो पहला कंडीशन है वो पूरा हो गया, और हम परमानेंट आपको यही बताते रहे कि कोई भी चीज का क्रिटिसिज्म क्यों होता है, आलोचना क्यों होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसकी उपयोगिता खत्म हो गई थी। अगर कोई भी चीज आ रहा है तो उसकी जरूरत थी, और जरूरत, लेकिन लाभ जो प्रकृति का गुण है वो क्या है? बदलाव। प्रकृति का गुण जब बदलाव है तो कोई भी थ्योरी हर एक समय के लिए काम नहीं कर सकती, कोई भी चीजें हर एक समय संभव नहीं हो सकती। एग्जांपल मान लीजिए, इसका एग्जांपल ये है कि अगर कल आप साइकिल से आ रहे थे या रिक्शा से, पहले रिक्शा चलती थी, रिक्शा चलती थी कि कुछ समय तक चली और उसकी उपयोगिता थी, मांग थी। घोड़े से जब लोग चलते थे, जो क्या बग्घी बोलते हैं उसको, जो बग्घी में लोग जाते थे तो उसका एक रिलेवेंट था, वो एक स्टेटस सिंबल था, जो घोड़े से जाता था, जो बग्घी से जाता था। लेकिन आज परिवर्तन हो गया, नियमें बदल गई, चीजें बदल गई, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब क्या कर रहे हैं? स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? मर्सिडीज लिए हैं, BMW लिए हैं, तो ये सब ले रहे हैं। क्या मतलब? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो झुट्टी वगैरह था उसकी उपयोगिता नहीं थी, पहले थी लेकिन अब नहीं है, अब रिलेवेंट नहीं है। इसी प्रकार ये जो सिद्धांत है इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ समय होते हैं कि इस समय तक काम था, ऐसा नहीं था वैसे आया था, लेकिन अब वो इस वातावरण में संभव नहीं है, अर्थात अब वो इस समय के लिए रिलेवेंट नहीं है। दैट्स व्हाई उसकी आलोचना होती है। और इसकी एक और सिद्धांत दिया, हम मुख्य रूप से आप ये जरूर याद रखें कि इसको जो सबसे पहले दिया था, सबसे पहले देने का श्रेय सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का है गोसेन का, उसे गोसेन का प्रथम लाभ कहते हैं। प्रथम नहीं, गोसेन का प्रथम नियम कौन है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और दूसरा नियम है गोसेन का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि इसे गणितीय रूप में विधिवत नहीं बताया था। जिस प्रकार से इसका मार्शल उधर उसको विधिवत नहीं, उन्होंने केवल कहा था, प्रूफ नहीं किया था। मार्शल का नाम इसलिए लिया था क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया। कोई भी चीज अगर आ रही है तो उसका कारण है, अगर रिलेवेंट नहीं है तो भी उसका कारण है। उन्होंने जो दूसरा सिद्धांत दिया उसे बोलते हैं समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम से इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं। इक्वी मार्जिनल समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से बोलते हैं। इसमें क्या था? एजम्पशन सारे वही थे, केवल इसमें दो वस्तु की बात थी, दो वस्तु या सेवा। इनके कहने का अर्थ ये था कि दो वर्ड, देखिए डिमांड को इन्होंने बताया, डिमांड किस लिए क्या है? डिमांड को इन्होंने क्या किया? मार्जिनल यूटिलिटी बताया, ये मार्जिनल यूटिलिटी कार्ड डिमांड। इन्होंने ये कहा है कि जो सीमांत उपयोगिता है, दो ऐसे वस्तु का सहयोग, दो ऐसे वस्तु का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये है आप दो वस्तु लेंगे हम, एक आपने लिया अनार और दूसरा आप ले लेते हैं सेब, और अनार को क्या बोलते हैं? एक्स वस्तु बोलते हैं और सेब को हम वाई वस्तु बोलते हैं, ठीक। तो दो वस्तुओं का ऐसा संयोग, ऐसा आप ऐसे खरीदे दो वस्तुओं को जिससे मिलने वाला जो सीमांत उपयोगिता है यानी उयरता डिमांड क्या है, तो संतुष्टि क्या है, वो बराबर। तो एक चीज और है, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 4 6 8 और यहाँ पे है 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मान लेते हैं x वस्तु, यहाँ पे मान लेते हैं y वस्तु और यहाँ पे मान लेते हैं x वस्तु। अर्थात जो x वस्तु अर्थात जो अनार है उसको हम यहाँ पे लेते हैं और सेब इसको यहाँ पे लेते हैं। तो इसका कहने का अर्थ है कि दो वस्तुओं का ऐसा संयोग
जिससे हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। इनके कहने का अर्थ इस सिद्धांत में यही है कि हमें समान संतुष्टि मिले, इस प्रकार हमें खरीद सकते हैं इसको। कोई उपभोक्ता क्या करता है, खरीद सकता है। मान लीजिए कि अगर 8 से इतना मिल रहा है, ठीक है, 8 से 8 इतना ले रहा है और 3 अनाथ रहेगा तो उसको समान संतुष्टि मिल रही है। 6 इतना ले रहा है, 4 ले रहा है तो उसको समान संतुष्टि मिल रही है। 4 ले रहा है, 5 ले रहा है तो उसको समान संतुष्टि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है, कम हो रहा है। इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है, कि आप दोनों को बराबर नहीं ले सकते। आपको एक लेने के लिए आपको दूसरा घटाना पड़ेगा। आपको एक का जो लक्ष्य है, एक अनाज लेने के लिए आपको उससे की मात्रा कुछ घटानी पड़ेगी। इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी या इक्विमार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसके मूल उद्देश्य यही है कि अगर आपको एक चूज करना है, एक प्रेफर करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को डिमिनाइज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो दो वस्तुओं का ऐसा सहयोग इसकी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो, उसे मार्शल का सीमांत उपयोगिता नियम करते हैं। अच्छा ये आया था क्योंकि जो इसके पहले वाली थी उसमें क्या था, एक वस्तु था, उसमें केवल एक वस्तु दिखाया गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें उन्होंने एक्सटेंशन किया है अपने उसी सिद्धांत को और दूसरे पे लिखा है। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद होगा क्या, ये सिद्धांत चलता रहा, ये सिद्धांत ऐसे ही चलता रहा, कुछ समय तक रिलेवेंट रहा, काफी समय तक रिलेवेंट रहा। सबसे पहले तो एडम स्मिथ जी आए, उसके बाद मार्शल ने बताया, और मार्शल के शिष्य पीहू, जो कल्याण देखिए, जो पीहू जो नौ पद्धति सिद्धांत है, वो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो क्या है, कल्याण को मानता है। कल्याण को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि जो व्यक्ति कल्याण है वो किससे है, उपयोगिता से संबंधित है, और कल्याण ही मुख्य है, वाकई कल्याण ही मुख्य है। तो इसके जो पीहू थे, इनके जो शिष्य थे, उनसे इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने क्या किया, जो कल्याण है इसी पे सबसे ज्यादा काम किया। इसीलिए पीहू जी हैं, इसी पीहू उनको कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, कल्याण से ही, और वो भी यही सारी चीजें करते हैं। और दूसरा धारा जब चला माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसके बाद जो सिद्धांत आया, इन्होंने जो आलोचना की थी, जो इन्होंने जंक्शन दिए थे, उसकी आलोचना नहीं हुई। और जो इनकी जो मुख्य है, दो जंक्शन जो मुख्य जिसकी आलोचना है इसने किया, वो क्या है, जो पहला है हम इसको कनेक्ट करके बता रहे हैं कि आप कैसे कनेक्ट करें, फिर आप इसको जाके किताब से पढ़ें और समझे बस। इसको फिगर को ड्रा करें और क्यों आ रहा है, चीजें क्यों चीजें बदल रही हैं, कि कोई सिद्धांत आया उसको जानना है बस। तो सबसे पहले देखते हैं उपयोगिता। इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंटेशन है उपयोगिता क्रमवाचक, और जो दूसरा क्रिटिसिज्म इन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने तो गणनावाचक माना था, लेकिन इन्होंने कहा कि आप नाम दे सकते हैं, आप ऐसे नंबर ही नहीं दे सकते, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे क्रम दे सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मान ली कई वस्तुएं हैं, तो देखिए कई वस्तुओं को शामिल किया इसमें, लेकिन प्रूफ करने के लिए उन्होंने केवल दो ही वस्तु ली है, लेकिन वैसे कई वस्तुओं को उन्होंने एग्जांपल दिए। इसमें आप अंगूर है, अनार है, सेब है, टमाटर जो भी है, तो आप उसको पसंद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अनार पसंद है, ऐसे इसमें अनार सबसे ज्यादा पसंद है। फिर आप ऐसे कर सकते हैं सेब, उसके अलावा सेब है, उसके अलावा संतरा है, दैट्स व्हाई आप उसे नंबर ही कर सकते हैं। इनके कहने का अर्थ ये है, आप उसे गणना नहीं दे सकते हैं 4 या 5। और दूसरा जो सिद्धांत है, जो दूसरा इनका क्रिटिसिज्म हुआ, हालांकि जो उपभोक्ता विवेकपूर्ण है वो तो सभी मानते हैं, ये कब तक चला, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चला, 1945 तक। तो जितने इकोनॉमिक्स अगर आपको कोई भी सवाल आए या कोई क्वेश्चन है, तो अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का है, तुरंत आप मानिए कि जो उपभोक्ता क्या है, रैशनल है, विवेकपूर्ण है। ठीक है। अब दूसरा जो इनका आया सिद्धांत, वो है जो इतना दूसरा कॉन्सेप्ट है कि प्राइस है, प्राइस ऑफ मनी, जो मुद्रा की कीमत वो स्थिर नहीं होती, क्या होती है, स्थिर नहीं होती, वो बदलती रहती है, बदलती है। कैसे बदलती है, अन्य वस्तुओं की तरह नहीं होती। जो मुद्रा की
अन्य वस्तु की तरह बदलती है। और इसी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिसे हम एक कॉन्सेप्ट भी है, इसमें बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसी या कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिया। इसमें था क्या, इनका कहना था शॉर्टकट में आप इसे समझें कि इन्होंने कहा है कि आईसी है वो डिमिनिशिंग है। ये कैसे है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ये है, और ये वायरस और ये है एक्सिस, ये एक्सिस है और वायरस, दो वस्तुओं। इन्होंने कहा है कि आईसी क्या है कि दो वस्तुओं या दो सेवाओं से जो मिलने वाली उपयोगिता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पे जो इससे उपयोगिता मिलती है क्या है, समान है। चाहे आप उसमें क्या बोले 5 मिनट है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो इससे जो मिलने वाली उपयोगिता है क्या है, समान है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम 5 का इतना ले रहे हैं और इसका इतना ले रहे हैं, 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 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक वस्तु को हम बढ़ा रहे हैं तो किसी दूसरे वस्तु को घटाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसकी 5 यूनिट लेते हैं तो हमें इसकी कितनी यूनिट मिलेगी, 1 यूनिट मिलेगी। लेकिन अगर इसकी यूनिट को कम कर देते हैं तो हम इसको 1 बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए आईसी कर्व ऐसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, इसलिए होता है। और इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसका जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या बताता है, ये माइनस बताता है, इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ इंक्रीज बोलते हैं, ये माइनस। इसका जो प्रत्येक बिंदु है आईसी का, एंड दैट इज यूटिलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं यूटिलिटी कांस्टेंट। तो क्या होता है, इसका प्रत्येक बिंदु है, देखिए ऐसे ये हमारा शो होता है, यम आर एस, इसे हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये हमारा x y, इसको बोलते हैं माइनस डेल y प्लस डेल x। इसका ऐसे समझें कि इसका अर्थ ये है कि किसी भी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी एक वस्तु को पाने के लिए किसी एक की जगह पे दूसरे को पसंद करना, किसी एक चीज के पाने के लिए दूसरे का त्याग या प्रतिस्थापन करना, ठीक है। तो जो माइनस, इसका मतलब है कि अगर हमको ये माइनस x y का मतलब होता है x की, देखिए इस बिंदु पे अगर ज्ञात करना है तो आप ये है कि x की मात्रा है क्या होगी, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। तो ये है कि x की एक मात्रा को पाने के लिए अच्छा डेल x हमें y की कितनी मात्रा को ज्ञात करना पड़ता है, उसी को हम ये माइनस y या माइनस डेल y बाय डेल x बोलते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे संतुलन नहीं होगा। इन्होंने संतुलन के लिए शर्त रखा, और संतुलन की शर्त कहा है कि उपभोक्ता कहाँ खरीदेगा, मतलब कैसे पैसा खरीदेगा, कितना उसके पास पैसा है उस हिसाब से खरीदेगा, संतुलन वैसे तो मिलेगा नहीं। तो इसको इन्होंने कहा कि जो संतुलन कहाँ होगी, यम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। अर्थात एक और कंसेप्ट दिया है पी एक्स अपॉन पी वाई का, एक पी एक्स अपॉन पी वाई एक्स वस्तु की कीमत है और एक वाई वस्तु की कीमत है, दोनों किसके बराबर होंगे, उसके सीमांत प्रतिस्थापन के सीमांत दर के बराबर होगा, संतुलन में होगा, और वहीं पे उत्पादन होगा, वहीं पे व्यक्ति खरीदेगा उतना होगा, उससे प्राइस पे खरीदेगा, उसने उतनी मात्रा में खरीदेगा। किस प्रकार से होगा देखते हैं इसको, किस प्रकार से होगा। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को, कैसे चीजें बदल रही है, कैसे थ्योरीज आ रही है और इसका कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं इस वाले में, इस थ्योरी में हमने प्राइस थ्योरी ली। अच्छा अगर मान लीजिए और मैंने ये कहा है प्राइस थ्योरी में मॉनेटरी थ्योरी, बजट थ्योरी में हमने कहा कि m इक्वल टू px into x plus py into y। सिमिलरली इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी इक्वेशन या मनी इक्वेशन या बजट इक्वेशन, जिसे हम p से दिखाते हैं प्राइस।
इसका मतलब ये है कि अगर इसका प्राइस दे किसी भी चीज का मनी क्या है रेवेन्यू है, रेवेन्यू या मनी, तो किसके बराबर होता है, आप किस उसका मात्रा कितनी है तो उसकी कीमत से गुणा कर देंगे तो उसका रेवेन्यू निकल जाएगा। इसका रेवेन्यू रेवेन्यू ऑफ एक्स एंड रेवेन्यू ऑफ वाई, इससे मिलने वाला है इससे मिलने वाली आय को दिखाता है इसी उत्पादन कितना मिलेगा। तो प्राइस इसी प्रकार से प्राइस है। एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है, ठीक है, इफ मैं सपोज अगर हमारे पास 50 रुपया है, ठीक, और आपके पास किसी अगर दो आपके पास वस्तु है एक्स और वाई, लेकिन आप वाई एक भी खर्च नहीं कर रहे हैं, वाई एक भी नहीं खर्च कर रहे हैं, तो आप किस पे खर्च कर रहे हैं यह समझ। जब ये वस्तु पे खर्च कर रहे हैं तो आप एक वस्तु कितना करते हो, पूरा 50 रुपया खरीदेंगे, पूरा 50 रुपया खरीदेंगे तो मान लीजिए सपोज 50 रुपए में आप 5 यूनिट खरीद सकते हैं। तो 50 रुपए में 5 यूनिट खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये 10 रुपया हुआ। उसकी प्राइस कितनी है, प्राइस उसकी है 10 रुपया, ये सब की प्राइस क्या है 10 रुपया, आप इसे 5 खरीद सकते हैं। जब 5 खरीद सकते हैं इसको हम लिखते हैं, इसका एक लिमिटेशन है ना खरीदने के लिए, इसे बोलते हैं एक पॉइंट। और अगर मान लीजिए हम y वस्तु खरीदते हैं, y वस्तु क्या होते हैं x को हम 0 कर दें और y वस्तु की कीमत मान लीजिए उसकी कीमत 10 रुपया है, तो इसको कितना खरीदेंगे, इसको भी 5 खरीदेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 5, तो यहाँ पे 5 लिमिटेशन और यहाँ पे 5, तो जो कीमत होगा तो इनका कहना ये है जो भी बनाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इसका जो कीमत होगा क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, अर्थात इसी पे होगा। कोई भी अगर कुछ खरीदेगा तो इसी को इसी के अनुसार खरीदेगा, इसको बजट लाइन या प्राइस लाइन बोलते हैं। और इन्होंने कहा है कि जब यम आर एस एक्स वाई अर्थात जो यम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, जब ये बराबर हो जाए तो यही पे क्या होगा, संतुलन। इस पर और डिटेल से चर्चा करेंगे कल, इसको एक बार और देखेंगे या इसके बाद हम अगली थ्योरी पढ़ेंगे जो पीएस रिलेशन का है। तो इसके अलावा तो इन्होंने कहा कि यम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पीएस अपॉन पी वाई, ये यहाँ पर एक सिद्धांत है जो थियरी है हमारी आईसी वक्र है, जहां पर टैक्स करेंगे प्राइस है पता उपभोक्ता का जो उसका बजट प्लान क्या है, उसको पैसा पता है कितना उसका पैसा है, जितना पैसा है उतना क्या ये सोच की कितनी मात्रा खरीद रहा है, वाई उसकी कितनी मात्रा और ये सोच की कितनी मात्रा, जब कितनी मात्रा इसकी कितनी मात्रा इसकी किस पे खरीद रहा है, इस संतुलन में। अब इसकी संतुलन वास्तव में होती है और यही के बस क्या करता है, उपभोक्ता खरीदता है, उसको अधिकतम संतुष्टि भी मिलती है और उसके बजट में भी है, मतलब उसको एक संपूर्ण संतुष्टि मिल रही है। आज के लिए इतना है, इसके अलावा हम कल पीएस रिलेशन के मॉडल को देखेंगे और पता करेंगे कि इसमें कोई भी सिद्धांत अगर इसमें आ रहा है तो उसकी क्रिटिसिज्म नहीं, उसकी आलोचना नहीं है और फिर आ रहा है, वो क्यों आ रही है, तो निर्णय के लिए आ रही है। जो कोई भी सिद्धांत है वो निर्णय बताता है, निर्णय वर्तमान परिस्थितियों में जो लागू हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स में कोई थ्योरी आ रही है तो वर्तमान की जो परिस्थितियों में लागू हो रही है, जो चलती आ रही है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको ऑब्जर्व करके एक थ्योरी के रूप में लिया जाता है। थ्योरी का मतलब है कि निर्णय लिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई काम हो रहा है, एग्जांपल अगर हवा चलने से अगर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर कोई देता नहीं है, आपने उसे देखा नहीं है और बार-बार चीजें हो रही हैं लेकिन आप समझ नहीं है, तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके नियम, उसका एक नियम बनाते हैं, लिखित सिद्धांत बनाते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं कि हवा चलने से कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है या कोई भी चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसी को हम सिद्धांत बोलते हैं। आप निर्णय लेते हैं, सारी चीजों को ऑब्जर्व करके उस परिस्थिति को निर्णय लेते हैं, उसी को थ्योरी बोलते हैं और थ्योरी बदलती रहती है। ठीक है, आप कहेंगे थ्योरी बदलती रहती है, क्यों? इसका अर्थ ये नहीं है मूल थ्योरी नहीं, ऐसा मूल थ्योरी नहीं बदलती, उसमें कुछ एजम्पशंस, उसमें जो कमियां हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा और हमने उन्होंने कहा उपयोगिता को नापा जा सकता है, खाने से उपयोगिता मिलती है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नहीं है, और उन्होंने कहा था कि प्राइस फिक्स है, तो ऐसा नहीं कि प्राइस के बाद उन्होंने प्राइस को हटा दिया, ऐसा नहीं, प्राइस है लेकिन उसकी कुछ कमियां थी, उसको उन्होंने दूर किया, हिक्स ने
और फिर अपना उसकी आलोचना की और फिर अपना सिद्धांत दिया कि प्राइस क्या है, अन्य वस्तु की तरह ही है, उसका भी कीमत क्या होती है, रिफ्लेक्ट। और इन्होंने तीसरा एजम्पशन ये माना था, तीसरा एजम्पशन जो फिर इसीलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने सीमांत को तराश नहीं उठा, लेकिन तीसरा एजम्पशन इन्होंने भी माना था कि उपयोगिता क्या है, राजसमान। उपयोगिता राजसमान है। आज के लिए बस इतना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। आप कमेंट, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कोई चीज तो आप कमेंट करें, हम उसका निस्तारण करेंगे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, मजे से रहिए। जय भारत।